हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमें स्टार्ट करने हैं यूनिट नंबर 2 बायो स्टैटिस्टिक्स की। इससे पहले मैं आपको यूनिट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ। उसमें से आपको क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें से आप मीन, मोड और मीडियन, ये जो तीनों फार्मूले हैं, तीनों जो टॉपिक हैं, तीनों के फार्मूले अच्छे से रट लेना। एक दो क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आ जाएंगे। बाकी आपको पूरा थ्योरेटिकल जो पोर्सन है उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो पूरा कराना रहता है, इसलिए मैं लेंथी रखता हूँ उसे थोड़ा सा, ताकि चीज़ें जो है सबके लिए कवर हो जाएँ। लेकिन उसमें से जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मीन निकालने के लिए, मोड या फिर मीडियन निकालने के लिए पूछा जाता है, तो एक आध क्वेश्चन या मुश्किल से दो क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं। तो बस आपको यूनिट 1 से इतना ही करना है। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। इसमें हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 में। तो रिग्रेशन होता क्या है तो इसे हम जाने इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें कोई मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट तो बनना नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो रिग्रेशन से भी हमारे क्या है, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन बनता है जिसमें क्या है, लीस्ट स्क्वायर मेथड पूछ लिया जाता है या फिर क्या है, सिंपल स्कैटर डायग्राम पूछ लिया जाता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सब होता क्या है। लेकिन यूनिट 2 में से जो रिग्रेशन वाला जो पोर्सन है, इसमें से मुश्किल से एक आधी क्वेश्चन आएगा। तो हम जो है ब्रीफ में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है डिटेल में पढ़ने की, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता और हमारे काम का भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सिंपल डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, इसके टाइप देखेंगे और जो चीज़ एग्जाम में आने लायक है तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट 2 रिग्रेशन। तो रिग्रेशन होता क्या है? तो रिग्रेशन को हम रिग्रेशन एनालिसिस भी बोलते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब होता है कि इसमें हम क्या है, दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को देखते हैं कि वो कितना एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, हमने पिछली यूनिट में क्या है, मीन, मोड, मीडियन पढ़ा था। तो उसमें हमारे पास क्या एक सिंगल वेरिएबल रहता था, बाकी उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह रहती थी, यानी वेरिएबल हमारे पास सिंगल ही रहता था। लेकिन रिग्रेशन में क्या रहता है कि इसमें दो दो वेरिएबल्स रहते हैं, एक्स रहता है, वाई रहता है। तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितना रिलेट करते हैं। अगर एक्स दिया हुआ है, ठीक, तो हमें क्या वाई को फाइंड आउट करना होगा, और अगर वाई दिया है तो हमें क्या एक्स को फाइंड आउट करना होगा। और हमें ये देखना होगा बेसिकली कि जब हम एक्स में चेंज करते हैं तो वाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम वाई में कुछ चेंजेस करते हैं तो एक्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम रिग्रेशन बोलते हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि दो दो वेरिएबल्स दिए रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कितने टाइप का क्या कुछ रहता है। तो डेफिनेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है। सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर बना रहे। जैसे मैं आपको एक डेटा देता हूँ, जैसे ये हमारा टेम्परेचर है और ये हमारा आइसक्रीम सेल्स का, और ये हमारी आइसक्रीम सेल्स, ठीक है, आइसक्रीम सेल्स, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर रहता है हमारा लगभग 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो हमारी जो सेल है वो लगभग, तो हमारी जो सेल है वो लगभग रहती है 500, ठीक है, पर डे। और अगर टेम्परेचर हो जाता है हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, तब हमारी हो जाती है 1200 रुपये पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बोलता है हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, कि कोई भी वेरिएबल, जैसे ये हमारा एक्स है, जैसे ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब डिपेंड कैसे कर रहे हैं, जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता है या कम होता है, उसके हिसाब से जो आइसक्रीम की सेल है वो क्या कम ज़्यादा होती है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो सेल जो है कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आइसक्रीम की सेल ज़्यादा होगी। तो ये क्या चीज़ है, तो जो आइसक्रीम की सेल्स हैं वो क्या है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली रिग्रेशन का यही मतलब होता है कि इसमें जो दो वेरिएबल्स दिए रहते हैं, तो उसमें से एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, यानी एक को चेंज करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या रहता है, इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस कई तरह का होता है, जैसे एक सिंपल रिग्रेशन रहता है, लीनियर रहता है, मल्टीपल रहता है, और एक हमारा नॉन लीनियर भी रहता है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक सिंपल रिग्रेशन के बारे में बात करेंगे, एक लीनियर के बारे में भी बात कर लेंगे। फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ही चीज़ें पढ़नी है, सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ दिया भी नहीं है सिलेबस में, और जो ज़रूरी चीज़ें बस वही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। तो दो तीन तरह के होते हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में।
और नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ है एप्लीकेशंस वगैरह, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें आपको जो है दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन कहीं नहीं पूछे जाते एग्जाम में आपसे, जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं तो एप्लीकेशन दिए हैं तो इससे डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को देखना, इसके अलावा डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उनके बीच की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो ये इसके एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, तो इसे आप खुद रीड कर लेना। एक और इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिग्रेशन लाइन्स क्या होती हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो मैंने ज़्यादा नोट नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन क्या होती है, तो रिग्रेशन लाइन बेसिकली क्या है कि हम एक इस तरह से ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का हमारा ग्राफ होता है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स की कुछ वैल्यू दी होंगी, यानी कोई डेटा दिया होगा। ठीक है, जिसमें एक्स क्या इस तरीके से दिया होगा 1 2 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वाई वेरिएबल दिया होगा जैसे 5 8 10। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि जो एक्स की वैल्यू है एक्स की साइड में यहाँ इस तरीके से रख देंगे, वाई की वैल्यू यहाँ इस तरीके से रख देंगे। फिर क्या है, इन दोनों के बीच में जो है हम इस तरह से पॉइंट बनाते जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं जनरली। और फिर क्या, उनके बीच में एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, जो शुरुआत वाला जो पॉइंट होता है और एंड वाला जो पॉइंट होता है, दोनों के बीच में एक लाइन खींच देंगे, तो वो हो जाती है हमारी, क्या हो जाती है, रिग्रेशन लाइन हो जाती है। तो ऐसे हम और डिटेल में समझेंगे बाद में, फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि क्या रहता है। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन का यूज हम क्यों करते हैं, डिटरमाइन एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल दिए हैं या 2 से ज़्यादा भी दिए हैं, तो उनके बीच की क्या है, जो एवरेज जो रिलेशनशिप होती है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम रिग्रेशन लाइन्स का यूज करते हैं। और जैसे एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर जो वेरिएबल्स दिए हैं तो x अगर उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y को हम क्या है, एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी उसे क्या, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इस तरीके से, तो बेसिकली जो रिग्रेशन लाइन होती है वो 2 टाइप की रहती है हमारी। एक तो क्या है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y एंड x, एक रहती है रिग्रेशन लाइन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, फिलहाल इतना ही काफ़ी है रिग्रेशन लाइन के लिए। ठीक है, और फिर हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस आ जाती हैं, तो ये थोड़ी बाद वाली चीज़ है, जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे तब जो हम इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देख सकते हो इसमें कि रिग्रेशन इक्वेशंस होती क्या हैं और बेसिकली कितने टाइप की होती हैं, तो 2 तरह की होती हैं। एक रहती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, जिसमें क्या है, एक्स दिया रहता है, वाई फाइंड आउट करना रहता है, और एक और रहता है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो 2 तरह की रहती है इक्वेशंस, और ये दोनों इक्वेशंस दी है अगर हमें जो है रिग्रेशन लाइन को जो है फाइंड आउट करना है, या रिग्रेशन इक्वेशन जो है फाइंड आउट करनी है किसी डेटा की। ठीक है, तो ये हमारा एक्स ऑन वाई हो गया और ये हमारा वाई ऑन एक्स हो गया। ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशन दी हुई है अलग अलग। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जैसे एक नीचे आता है रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब इन सब की जरूरत पड़ती है। फिलहाल अभी क्या हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं, जैसे न्यूमेरिकल आएगा तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होते चले हैं कि ये होता क्या है। और ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ना आपको पूछेगा वो किस तरीके की चीज़ें आप लिखो। ठीक है, इस तरीके का जो डेटा है आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बस एक सिंपल टेबल दे दी जाएगी, उसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्कैटर डायग्राम बनाओ या फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके इसे सॉल्व करो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपको क्या है, सीधे बस सॉल्व करने लग जाना है टेबल बना के, और कुछ नहीं आता है। चलिए तब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। ठीक है, कि रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड रहते हैं। एक रहता है हमारा स्कैटर डायग्राम मेथड, जो बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है और एग्जाम में बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि अगर बाई चांस पूछ लिया तो आप करोगे कैसे। सेकंड होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ऐसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रिग्रेशन के केस में, कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसे लीस्ट स्क्वायर मेथड से आप इसे सॉल्व करो, तो उसमें इक्वेशंस फॉर्मूले का यूज करके हम जो सॉल्व करते हैं। इसलिए ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि 2 ही मेथड है, तो हमें दोनों के बारे में जो पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्कैटर डायग्राम मेथड को। इसके बारे में जो भी बेसिक चीज़ें रहती हैं उन्हें मैं आपको बता देता हूँ, और अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिना देखे कर सकते हो, इतना आसान रहेगा आपके लिए। सेकंड जो मेथड उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें सॉल्व करने वाला पोर्शन है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा और वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि स्कैटर डायग्राम मेथड होता क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड रहता है, साथ में क्या है, इससे 2 वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को हम जो है फाइंड आउट करते हैं कि वो कितना रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। ये क्या हमेशा एक्यूरेट नहीं होता है, कई बार क्या है गड़बड़ भी हो जाती है। यानी क्या है, जिस इससे जो आंसर आएगा जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो, वो क्या है थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो स्कैटर डायग्राम मेथड को करते कैसे हैं इसके बारे में और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या है, 2 बेसिकली जो है चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर y ऑन x दिया है, ठीक है, तो ये हमारी ये इक्वेशन यूज होती है। अगर x ऑन y दिया है तो हमारी ये इक्वेशन यूज होती है।
अब चलिए देखते हैं कि कैलकुलेट करते कैसे हैं, कैसे क्या रहता है और इस ग्राफ को हम जो कैसे प्लॉट करते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे जो स्कैटर डायग्राम बनाया जाता है और कैसे स्कैटर डायग्राम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली इस तरीके की एक टेबल दे दी जाती है, ठीक है, या फिर आपको किसी भी तरह का डेटा दे दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या एक एग्जांपल ले लिया हमने, आइसक्रीम सेल्स वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है बेसिकली, जैसे एक तरफ टेम्परेचर दिया है, दूसरी तरफ आइसक्रीम सेल्स दी हुई है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर की यहाँ पे दी हुई है फ्रीक्वेंसी, कितना कितना टेम्परेचर है, और उनके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे सेल्स दी हुई है आइसक्रीम की। तो यहाँ पे पहली बात तो ये सीखने को मिली आपको कि इसमें क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब रहता है कि जब टेम्परेचर जो है कम ज़्यादा होता है तो आइसक्रीम की सेल्स भी हमारी क्या है, कम ज़्यादा होती हैं। तो इसमें क्या है, एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आइसक्रीम सेल्स से डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो आइसक्रीम सेल्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, और टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहता है। तो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं इसमें, एक एक्स मान लिया हमने, एक वाई मान लिया। तो दोनों में से एक इंडिपेंडेंट हो गया हमारा और एक डिपेंडेंट हो गया। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो रेग्रेशन में बेसिकली इसी तरीके से डेटा दिया रहता है कि एक डेटा दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसी के बीच के रिलेशनशिप को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम रेग्रेशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो क्या है, स्कैटर लाइन प्लॉट बनाना है आपको। दूसरा हमें क्या है, एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट, यानी उनके बीच की एक लाइन हमें बनानी है दोनों डेटा के बीच की, ठीक है। तो चलिए दोनों को देखते हैं कि कैसे आपको जो है बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जनरली मैंने एक ग्राफ बना लिया सिंपल सा। आपको क्या है, स्केल का यूज करके सही तरीके से सीधी लाइनें बनानी है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक एक्स हमें बना लेना है, ये हमारा एक्स एक्सेस होता है, ये हमारा वाई एक्सेस होता है। अब दोनों का जो डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है हमारा, आप देख लो यहाँ से कितने से लेके कितने तक है टेम्परेचर। तो शुरुआत हमारी हो रही है लगभग 11 से लेके, और एंड हमारा हो रहा है लगभग कहाँ पे, 25 पे जाके, ठीक है। तो आपको टेम्परेचर किस हिसाब से लिखना है, टेम्परेचर जो है आपको कैसे लिखना है। अब 11 से शुरू हो रहा है तो हमें जो 10 से लिखना है, 10, 12, 14, 16, और कहाँ तक जा रहा है हमारा, यहाँ पे जा रहा है हमारा ये 25 तक जा रहा है, ठीक है। 25 तक आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या है, 26 तक इस तरीके से गैप से आपको दो दो के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारी आइसक्रीम सेल्स हो गई, तो ये आपको इस तरीके से लिख देनी है। आइसक्रीम सेल्स हमारी कितने से स्टार्ट हुई हैं, 185 से। तो यहाँ पे हम 100 से जो है लिखना शुरू करेंगे, और हाईएस्ट हमारी कहाँ तक गई है, 614, ठीक है। तो 614 की जगह हम 700 तक ले लेंगे। तो इसी तरीके से ग्राफ को बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू दी है बस वैसे की वैसी आपने यहाँ पे लिख दी। तो हमें क्या करना रहता है, वैल्यू को एक रेंज में जो है यहाँ पे प्लॉट करना रहता है। तो इस तरीके से आपको प्लॉट करना है। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, बस आपको डेटा को इसमें से देखते जाना है और पॉइंट को लगाते जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 14.2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पे $215 की यानी सेल्स हुई है। तो हमें क्या करना है, 14 और 215 के बीच में जो है एक पॉइंट लगाना है। तो 14.2 हमारा लगभग कहाँ पे हो गया, इस जगह पे, और सेल कितने की हुई है, 215 की। तो जो हमारा ये जाएगा, ये लगभग कहाँ पे जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आएगा। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। जब आप स्केल से और अच्छी सीधी लाइनों पे करोगे तो इसी तरीके से आपको जो लगाना है। सेकंड हमारा फिर क्या आता है, 16.4 पे 325। तो 16.4 हमारा कहाँ हो गया, यहाँ पे, और कितने की सेल हुई है, 325 की। तो हमारा जो पॉइंट है लगभग यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसी तरीके से आपको, जैसे हमने पहले बनाया है ना, तो जैसे आपने पहले बनाए होंगे चार्ट वगैरह के किस तरीके से जो प्लॉटिंग की जाती है, फिर हम देखें कि 11.9 पे 185 की हुई है। तो 11.9 हमारा कहाँ होगा, 12 से पहले होगा, 10 के बाद होगा, तो 11.10 के बाद होगा। तो 11.9 को ये लगभग हमारी कितनी, 185 की, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा ये हमारा लगभग इस जगह पे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 15.2 पे कितनी हुई है, 332 की, ठीक है। तो 15.2 कहाँ पे आएगा हमारा, 15.2 या लगभग हमारा यहाँ पे आएगा। और कितने की सेल हुई है, 332 की, ठीक है। तो 332 हमारा कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आएगा। इसी तरीके से फिर हम नेक्स्ट देखेंगे तो कितना, 18.5 पे 406, 18.5 हमारा यहाँ पे आएगा लगभग, और कितने की सेल हुई है, 406 की। तो ये हमारा लगभग यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, 22.1 पे 522, 22.2 पे लगभग कितने की, 522, ठीक है। तो लगभग ये हमारा जो पॉइंट है कुछ इस जगह पे आएगा। और इसके बाद एक और देखते हैं 19.4 पे 412, ठीक है। तो 19.4 कहाँ पे आएगा हमारा, 19.4 और 412 कहाँ पे पहुँचेगा, लगभग यहाँ पे पहुँचेगा।
ठीक है। और इसके बाद एक और बचा हमारा 25.1 पे 614, तो 25 पॉइंट लगभग यहाँ पे आ गया, और 614 कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे। तो ये हो गया। अब ये चीज़ हमारी क्या होगी, तो ये पूरा डेटा हमने क्या इस तरीके से प्लॉट कर लिया। अब ये जो हमारा ग्राफ बन गया और ये पॉइंट लग गए, इसे हम बोलेंगे स्कैटर्ड लाइन प्लॉट, ठीक है। यानी स्कैटर्ड लाइन प्लॉट बन गया ये हमारा। अगर उसने पूछा है कि फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। लाइन कैसे खींचेंगे, बस सिंपली आपको क्या करना है कि जो सबसे पहला पॉइंट है और सबसे लास्ट का जो पॉइंट है, उन्हें क्या है आपस में बिल्कुल एक सीधी लाइन से मिला देना। इस तरीके से लाइन मेरे से सीधी नहीं बनी, लेकिन आप क्या सीधी बनाना। तो इस तरीके से क्या है, आपको एक लाइन बना देनी है। एक पहला पॉइंट जो शुरुआत वाला रहेगा और सबसे आखिरी जो पॉइंट रहेगा, दोनों के बीच में एक लाइन बना देनी है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। और हमारा ये जो बिना लाइन के जो डायग्राम बना था, ये पॉइंट पॉइंट वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड लाइन प्लॉट बोलते हैं, जैसे हम स्कैटर्ड डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको ऐसे जो है बनाना है और बस आपका हो गया, बस। और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपल अगर क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे बस ये चीज़ पूछी है कि आपको स्कैटर्ड डायग्राम बनाना है, प्लॉट करना है, या फिर आपको जो है उनके बीच की एक लाइन बनानी है, ठीक है, जैसे हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं। क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछ लिया जाता है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है फाउंड आउट करनी है आपको। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके से आप जो कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है। बस सिंपल आपको डेटा इस तरीके से दिया होगा, आपको क्या है, बस एक एक्स एक्सेस बनाना है, एक वाई एक्सेस बनाना है, और दोनों पे जो है वैल्यू को रखना है, और फिर उनके बीच में बस पॉइंट लगा लगा के आपको क्या है, एक जो है लाइन उनके बीच में खींच देनी है। तो ये बन गया हमारा। अब दो चीज़ें इसमें कवर हो गई, एक स्कैटर डायग्राम बन गया, दूसरा हमारा इसमें क्या है, दूसरा हमने क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट निकाल ली, ठीक है। तो बस हो गया है हमारा। चलिए इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। तो जैसे हमारे एक एक्स और वाई, इसमें दो डेटा दिए हुए हैं। अब दोनों में आपको एक तो स्कैटर प्लॉट बनाना है और एक आपको लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाना है। लाइन भी आपको जो बनानी है उनके बीच में। तो सिंपल क्या करेंगे, डेटा को इस तरीके से लिख लेंगे। अगर डेटा क्या सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, तो आप क्या सिंपल ऐसे बना लो, और उसके हिसाब से क्या है वैल्यूज को भी आप, वाई की वैल्यू है उन्हें भी आप ऐसे ही जो है बना सकते हो, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, बस आपको प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करना है, 10 पे क्या है 70, तो ये 10 है, ये हमारा 70 हो गया, पहला पॉइंट इनके बीच में लगेगा। दूसरा 20 पे 140, तो 20 पे 140 ये बन गया। फिर हमारा 30 पे 210, ठीक है, तो 30 पे हमारा कितना हो गया, 210 ये बन गया। और नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, 40 पे 280, ठीक है, तो 40 पे हमारा 280 बन गया। और 50 पे हमारा 350, ठीक है, तो 50 पे 350। बस अब दोनों हो गया। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा स्कैटर प्लॉट हो गया, ठीक है, स्कैटर डायग्राम बन गया। अगर आपसे पूछा है कि फाइंड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींच देनी है शुरुआत वाले पॉइंट से लेके एंड वाले पॉइंट तक, ठीक है, इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट आपस में मिल ही रहे हो। अगर कोई पॉइंट इधर है तो वो इधर ही रहेगा, उधर है तो उधर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मिलाते हुए ले जाना है, सबको मिलाना नहीं है। बस शुरुआत वाले पॉइंट को आखिरी वाले पॉइंट से बस सीधी लाइन से मिला देना है। फिर कोई भी पॉइंट कहीं भी बना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन गया हमारा सिंपल। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे ही सिंपल, ठीक है, ये वाला। तो इसमें भी क्या है, आपको स्कैटर डायग्राम बनाना और एक लाइन बनानी है सिंपल। तो एक्स वाली आपने एक्स पे रख दी सारी वैल्यू, वाई वाली आपको वाई पे रख देनी है। अब बस आपको प्लॉट करते जाना है पॉइंट को। कैसे करना है, 10 पे हमारा 32 है, ठीक है, तो 10 पे हमारा क्या जाएगा 32, ये रहा, यहाँ पे आएगा लगभग 10 पे 32। 20 पे कितना आया है 20, ठीक है, 20 पे कितना जाएगा हमारा लगभग 20, ये रहा। 30 पे कितना जाएगा 24, तो 24 कहाँ पे होगा हमारा, लगभग यहाँ होगा। इसके बाद 40 पे कितना जाएगा हमारा 36, 40 पे जाएगा हमारा 36 लगभग, जो कि यहाँ पे होगा। और 50 पे लगभग कितना जाएगा हमारा 40 जाएगा, 50 पे जाएगा हमारा 40, तो ये आ गया। और 60 पे हमारा कितना जाएगा 28, 60 पे जाएगा हमारा 28 लगभग यहाँ पे होगा। और 70 पे कितना जाएगा 38, तो 70 पे कितना पहुँचा हमने 38, ठीक है, ये हमारा होगा लगभग यहाँ पे। बस सिंपल बन गया। बस आपको इसमें क्या बताना था कि ड्रॉ स्कैटर डायग्राम। बस आपको अगर स्कैटर डायग्राम बनाने को बोला है तो बस आपको पॉइंट लगा के इस तरीके से छोड़ देना है। ये हो गया आपका सिंपल आंसर। तो आपको क्या है, सिंपल जो चीज़ पूछी है, जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से ही बताना है आपको। अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट उसमें पूछा जा रहा है तो उसमें जो डेटा दिया होगा तो वो ऐसे दिया होगा कि लाइन बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उसमें नहीं पूछा गया लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो आपको जो है स्कैटर डायग्राम बना के छोड़ देना है। तो ये जो आपका जो टॉपिक है रिग्रेशन में स्कैटर डायग्राम मेथड,
तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको बाद में ही प्रोवाइड करा दूँ, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। तो ये था हमारा पहला मेथड। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है देखेंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा लेंथी भी है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।